क्या है? चलिए अब शांत हो जाइएगा। कहाँ तक हुआ था जी? वायरस पढ़ लिए थे। अच्छा, अब बातचीत करना बंद कीजिए, शांति और गंभीरता से हर बात को समझिए और क्लास में ही याद कीजिए। पिछले क्लास में अब जगह है जो आने दे रहे हैं। अब कहाँ बैठेगा? अब कोई लड़का उठेगा न? चलिए। तो पिछले क्लास में हम वायरस सूक्ष्मजीव के बारे में बात किए थे और वायरस सूक्ष्मजीव के कारण होने वाले रोगों के बारे में भी चर्चा किए थे और बताए थे कि महत्वपूर्ण रोग जो वायरस के द्वारा होते हैं उन्हीं को हमने गहनता पूर्वक क्लास में डिस्कस किए थे। लेकिन वायरस के द्वारा और भी कुछ रोग होते हैं जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, एड्स। इन सब रोगों को जब आप प्रश्न कीजिएगा वायरस से रिलेटेड, उस प्रश्न के दौरान आपका क्लियर हो जाएगा। जिन रोगों के बारे में एग्जाम विस्तार पूर्वक पूछते हैं उन्हें हम विस्तार पूर्वक पढ़े। तो वायरस एक नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था और जितने भी नॉन सेलुलर होते हैं वो केवल और केवल परजीवी के रूप में ही जीवन व्यतीत कर सकते। नॉन सेलुलर में इतनी क्षमता नहीं है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक प्रकृति में निवास कर अपने भोजनों की तलाश कर सके। वायरस केवल परजीवी होते हैं और वे पौधे के कोशिका और जंतु के कोशिका में पाए जाते। और वायरस को दो भागों में बांटे भी थे, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस या रेट्रो वायरस, एडिनो वायरस। आज एक नए वायरस से आप लोगों को परिचित करवा रहे हैं और इसका नाम है बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बैक्टीरियोफेज सबसे पहले 1915 ईस्वी में टुआर्ट नामक वैज्ञानिक और इसके कुछ समय बाद 1917 में वैज्ञानिक डी हैरेल 1915 में वैज्ञानिक टुआर्ट और कुछ ही समय बाद 1917 में वैज्ञानिक डी हैरेल एक ऐसे वायरस को खोजा जो ना तो प्लांट के सेल में रहते हैं ना ही एनिमल के सेल में रहते हैं। ये रहते हैं किसके सेल में? बैक्टीरिया के सेल में। किसके सेल में? बैक्टीरिया के सेल में। अभी तक आप ये समझे कि वायरस तो केवल परजीवी जीवन व्यतीत करता, कहां तो पौधे और जंतु के कोशिकाओं में। लेकिन टुआर्ट और डी हैरेल ने एक ऐसे वायरस को खोजने में सफलता प्राप्त की
जो वायरस न तो पौधे के कोशिका में परजीवी के रूप में रहते हैं, न ही जंतु के कोशिका में परजीवी के रूप में रहते हैं। वे परजीवी के रूप में रहते हैं केवल किसके कोशिका में? बैक्टीरिया के कोशिका में। और ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के कोशिका में ही परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे ही वायरस को कहा जाता है क्या? बैक्टीरियोफेज। यानी कि बैक्टीरियोफेज कोई बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि यह वायरस का नाम है। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का क्या है? वायरस है। ये ऐसा वायरस है, ना प्लांट सेल में ये रहते हैं, ना ही एनिमल सेल में रहते हैं। ये रहते हैं केवल किसके सेल में? बैक्टीरिया के सेल पर, बैक्टीरिया के कोशिका में। और बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, आपको पता होनी चाहिए। बैक्टीरिया के कोशिका में जो वायरस रहते हैं, बैक्टीरिया के कोशिका में ही ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया के कोशिका के प्रोटीन का ही भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पूरी जीवन की प्रक्रिया इस बैक्टीरियोफेज का व्यतीत होता है, संपन्न होता है केवल और केवल किसमें? बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरियोफेज वायरस को बैक्टीरिया के कोशिका से बाहर निकालकर पौधे की कोशिका में इंजेक्ट कर दे तो क्या वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। उसे हम जंतु के कोशिका में, एनिमल सेल में डाल दे, जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। वो केवल और केवल जीवित रह सकते हैं, केवल और केवल जनन कर सकते हैं, केवल और केवल भोजन की तलाश कर सकते हैं, तो केवल किसमें? बैक्टीरिया में। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं कुछ ऐसे भी वायरस हैं इस प्रकृति में जो पौधे और जंतु के कोशिका में परजीवी के रूप में नहीं रहते हैं, बल्कि बैक्टीरिया के कोशिका में परजीवी के रूप में रहते हैं। और बैक्टीरिया के कोशिका पर पूर्ण आश्रित रहने वाले वायरस को ही क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्लियर हो गया? बस इतना ही बात जानना था। और बैक्टीरियोफेज वायरस की एक लाभदायक क्रिया आप समझ लीजिए। सामान्य नदियों के जल के तुलना में गंगा जल के नदी जो होते हैं लंबे समय तक ठीक बने रहते हैं, यानी बहुत समय तक खराब नहीं होते। गंगा जल बहुत अधिक लंबे समय तक खराब नहीं होता। हिंदू धर्म में गंगा जल की बहुत अधिक मान्यताएं हैं। लगभग हर हिंदू धर्म के जो लोग हैं गंगा जल को स्टोर करके रखते हैं और लंबे समय तक वे स्टोर बनकर रहता है और लंबे समय तक खराब नहीं होते। इसका कारण यही है कि गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज वायरस की उपस्थिति है और गंगा के जल के बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वह जल को खराब करने वाले वायरस को खाते रहते हैं और यह बैक्टीरियोफेज वायरस कभी गंगा के जल में जल को खराब करने वाले बैक्टीरिया की संख्या को एक सीमा से अधिक होने ही नहीं देते हैं और लंबे समय तक जल हमारा सुरक्षित बना रहता है। तो गंगा का जल लंबे समय तक सुरक्षित बने रहने का कारण उसमें विशेष प्रकार की वायरस की उपस्थिति है। और वो कौन वायरस है? बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा के जल में जल को सड़ाने वाले बैक्टीरिया का लगातार भक्षण करते रहते हैं और इसलिए वह जल लंबे समय तक सही बना रहता है। लेकिन और सब जल के साथ ऐसा नहीं होता है, कारण उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस की उपस्थिति नहीं है। अगली बात हम ये जान ले कि हम जानते हैं कि प्लांट सेल का जो वायरस है उसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए रहेगा, जो एनिमल सेल का वायरस है उसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए रहेगा। लेकिन ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये तो दोनों से अलग है। ये न तो प्लांट वायरस है न ही एनिमल वायरस है, अलग ही तरह का वायरस है। तो फिर इसका न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है? तो इसका न्यूक्लिक एसिड एनिमल वायरस के तरह डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड? बैक्टीरियोफेज वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। यानी यह वायरस प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं, जिस तरह मिलकर कौन बने होते हैं? एनिमल सेल। कौन बने होते हैं? एनिमल सेल। क्लियर हो गया?
कोई दिक्कत, बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब तक हम दो प्रमुख वायरसों के बारे में जानकारी हासिल किए थे, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। जो वायरस प्लांट के कोशिका में ही परजीवी जीवन व्यतीत कर सकते हैं वो प्लांट वायरस हुआ। जो केवल एनिमल के सेल में ही परजीवी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एनिमल। लेकिन ट्वाट और डीहरेल ने एक ऐसे वायरस की खोज की जो केवल और केवल किसके कोशिका में परजीवी के रूप में, बैक्टीरिया के सेल में ही परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे वायरस जो केवल बैक्टीरिया के शरीर में ही परजीवी जीवन व्यतीत कर सकते, बाहर और कहीं नहीं कर सकते, उस वायरस को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस का कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है? डीएनए। बैक्टीरियोफेज वायरस का कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है? डीएनए। गंगा जल में किस वायरस की उपस्थिति है? बैक्टीरियोफेज। बस इसके बारे में इतना ही जानना है। इस वायरस से रोगों का कोई खतरा तो है ही नहीं, क्योंकि ना तो ये एनिमल में रोग फैलाएंगे ना ही ये प्लांट में रोग फैलाएंगे, क्योंकि दोनों में ये नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? बैक्टीरियोफेज को पढ़ लीजिए एक बार, तब हम एक नए सूक्ष्मजीव में आएंगे। एक क्वेश्चन आ रहा है, समुद्र के जल में कौन सा वायरस रहता है? समुद्र के जल में कौन सा वायरस रहता है, इसका भी चेकिंग चल रहा है दोस्तों। फिलहाल अभी तक किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है पब्लिक डोमेन में। क्लियर? तो दोस्तों तीन प्रकार के सूक्ष्मजीव को हम पढ़ लिए हैं, वायरवाइड, प्रियन और वायरस। अब इससे रिलेटेड प्रश्न आप नोट्स में बनाइएगा, बिल्कुल आपसे बनेगा। बना रहे हैं ना? पहला और दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन याद हो गया? जिसको याद नहीं हुआ है और साथ साथ याद नहीं हो रहा है वो छोड़ दीजिए दोस्तों, दरोगा की तैयारी वो छोड़ दीजिए। हम तो यही सलाह देंगे, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है सारे प्रश्न को। सेल में 137 है तो 137, 136 से भी कम चलने वाला नहीं है। सारा प्रश्न याद करना पड़ेगा। और आप कहते हैं कि बहुत कठिन है, तो आपको मैं ऐसे लड़के से मिलवा सकते हैं जिसको होंठ पर सारा क्वेश्चन रटा हुआ, एक एक क्वेश्चन रटा हुआ। और आप इतना पढ़ाने के बाद भी याद नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही है दोस्तों, घर पर बैठकर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है? इसलिए घर पर बैठकर क्लास के बाद सारा समय घर पर बैठकर पढ़ने में व्यतीत कीजिए दोस्तों। बैठकर खड़ा खड़ा पढ़ा नहीं जाता है। अब आते हैं दोस्तों अगला सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया पर। बैक्टीरिया जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। जीवाणु। और यह सूक्ष्मजीव जो है यह सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया कैसा सूक्ष्मजीव है? सेलुलर। अब तक जितने भी हम पढ़े हैं तीन सूक्ष्मजीव के बारे में, सब नॉन सेलुलर था। किसी का कोशिका, किसी का बॉडी कोशिका से नहीं बना था। लेकिन बैक्टीरिया एक सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी इसका बॉडी कोशिका का बना होता है। लेकिन बैक्टीरिया
यूकैरियोटिक सेल का नहीं, बल्कि किस सेल का? प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है। किस सेल का बना होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का बना होता है। और यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। तो बैक्टीरिया सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोशिका से बना सूक्ष्म जीव है। इनके शरीर में कोशिका से बने होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया का बॉडी या बैक्टीरिया कौन कोशिका के बने हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। कौन कोशिका के? प्रोकैरियोटिक कोशिका के। प्रोकैरियोटिक कोशिका के। और ये एक कोशिकीय है। वैसे अधिकांश सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय ही होते हैं और आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। अब बैक्टीरिया अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना है तो बैक्टीरिया में वो सारे विशेषताएं मौजूद होंगे जो किसमें है? प्रोकैरियोटिक में। पहला चैप्टर कोशिका में आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के विशेषताओं से परिचित करवाए थे। अब प्रोकैरियोटिक का जो भी विशेषता है वो किसमें पाया जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम रहता है, तो बैक्टीरिया में 70 एस राइबोसोम रहता है। बैक्टीरिया में 70 एस राइबोसोम रहता है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस राइबोसोम की उपस्थिति होती है। लेकिन आप यह भी जाने थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस राइबोसोम के अलावा कोई कोशिका अंगक नहीं होता है। प्लास्टिड नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते, लाइसोसोम नहीं होते हैं। यानी राइबोसोम को छोड़कर प्रोकैरियोटिक में कोई और कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। वही विशेषता किसमें आ जाएगा? यानी बैक्टीरिया का भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस राइबोसोम को छोड़कर और कोई कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्या को जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते, क्योंकि जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका की सारी विशेषताएं मौजूद होंगे किसमें? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया कैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? इसकी प्रकृति क्या होती है? ये किस कोशिका की बनी होती है? प्रोकैरियोटिक। और यह जीवाणु बैक्टीरिया को पृथ्वी का पहला सजीव होने का दर्जा प्राप्त है। वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा माना गया है और कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा प्रमाणित भी किया गया है कि जीवन की शुरुआत इस पृथ्वी पर किसके रूप में हुई? जो पहला सजीव कोशिका के साथ बने इस पृथ्वी पर अवतरित हुए वे कौन है? इसलिए बैक्टीरिया को इस पृथ्वी का पहला सेलुलर सजीव यानी पहला सजीव कहा जाता है, जिन्होंने इस पृथ्वी पर अवतरित होकर जीवन की शुरुआत की। हालांकि बैक्टीरिया से पहले इस पृथ्वी पर वायरस आकर के अपना वर्चस्व कायम कर चुका था, लेकिन फिर भी वायरस को हम पूरी तरह से सजीव नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें कोशिका नहीं है दोस्तों। और सजीव की महत्वपूर्ण परिभाषा यह है कि उसका शरीर कोशिकाओं से बना होना चाहिए। तो बैक्टीरिया इस पृथ्वी का प्रथम कोशिका से बना सजीव है, यानी कि जीवन की शुरुआत इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम किसके रूप में हुई? इतना बड़ा दर्जा प्राप्त है। क्लियर हो गया? लेकिन सवाल है कि इस बैक्टीरिया के बारे में जो अब इतना कुछ जाने, इसको खोजा किसने? बैक्टीरिया को खोजा किसने? तो खोजने का भी किस्सा बड़ी दिलचस्प है। बैक्टीरिया को खोजने का भी किस्सा बड़ी दिलचस्प है, और उस दिलचस्प किस्से से आपको रूबरू करा ही देते हैं, क्योंकि कभी कभार प्रश्न नोट से नहीं किस्सों से आ जाया करते हैं। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले
1675 में ल्यूवेन हुक ने किया था। ल्यूवेन हुक, पूरा नाम तो इतना भारी भरकम है इनका कि नाम देख के डर लगता है। बैक्टीरिया से बहुत बड़ा इनका नाम है, एंटोइन वान ल्यूवेनहुक। एंटोइन वान ल्यूवेनहुक, तो खैर हम ल्यूवेनहुक कहेंगे। 1675 में सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ल्यूवेनहुक। इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें दो दो लेंस लगे होते हैं, नेत्रिका, अभिदृश्यक, ऑब्जेक्ट लेंस, आई लेंस वाला जो माइक्रोस्कोप होता है, जो आप काफी उन्नत हो गए हैं, उन्हें पहली बार बनाया था कौन? और उसी माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने पहली बार बैक्टीरिया की खोज की थी। हालांकि उन्होंने अपने खोज की पुष्टि जो की, खोज की जो पुष्टि की थी वो कब की थी? 1683 में। 1683 में, यानी लंबे समय तक ये जांचते रहे कि कहीं सबको बता देंगे, भड़क न जाए आदमी। इसीलिए इत्मीनान से लंबे समय तक अपने खोज पर रिसर्च करते रहे और बैक्टीरिया की खोज की पुष्टि उन्होंने 1683 में की थी। और एंटोइन वान ल्यूवेनहुक, या सिर्फ ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया नहीं रखा था पहली बार, उन्होंने इसका नाम रखा एनिमलक्यूल। क्या नाम रखा था? एनिमलक्यूल। यानी जिसको आज आप बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, उसका नाम ल्यूवेनहुक या उनके खोजकर्ता ने क्या दिया था? एनिमलक्यूल रखा था। एंटोइन वान के द्वारा बैक्टीरिया नाम नहीं आता, उन्होंने बैक्टीरिया को खोजा, लेकिन उसका नाम उन्होंने क्या प्रस्तावित किया? एनिमलक्यूल। और आगे चलकर 1829 में एक वैज्ञानिक आए, एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग ने इसका नाम एनिमलक्यूल से बदलकर क्या रखा? बैक्टीरिया रखा। तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन हुए? एहरेनबर्ग। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन हुए? एहरेनबर्ग। ल्यूवेनहुक ने उसका नाम क्या रखा था? एनिमलक्यूल रखा था। आगे चलकर एहरेनबर्ग ने एनिमलक्यूल से नाम बदलकर उसका क्या रख दिया? बैक्टीरिया रख दिया। लंबे समय तक बैक्टीरिया के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अब देख ही रहे हैं, 1675 में खोज हुआ, 1829 कितना समय बीत गया? लगभग 200 साल का समय बीत गया। इतना दिन तो हम लोग लड़ते लड़ते आजाद हो गए थे, और बैक्टीरिया के क्षेत्र में केवल नाम बदला हुआ है दोस्तों। यानी बैक्टीरिया के खोज के उपरांत बैक्टीरिया के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति लंबे समय तक नहीं हुई। केवल एनिमलक्यूल से नाम बदलकर बैक्टीरिया रखा गया, और बैक्टीरिया नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग। अब उसके बाद 1864 में लुई पास्चर और 1876 में रॉबर्ट कोच। 1864 में लुई पास्चर, 1876 में रॉबर्ट कोच। सो रहा है जी, एडमिशन नहीं लिया है कि सो रहे हैं जी? इसका उल्टा उसको क्या उसमें काहेले सीट बर्बाद कर रही है। ठीक है, बैठ के कोई पढ़ेगा ना बढ़िया से। सो रहे हैं। 1864 में लुई पास्चर और 1876 में रॉबर्ट कोच।
इन्होंने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया जिसका नाम है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? उसके बाद किसने किया? हाँ, दोनों ने किया। लेकिन आपसे पूछेगा कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का प्रतिपादन किसने किया? लुई पास्चर। और ऑप्शन में लुई पास्चर नहीं है तो ऑप्शन में दोनों है, तो किसको मारेंगे? जैसे क्वेश्चन आ गया कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का प्रतिपादन किसने किया, तो पहला आंसर लुई। लेकिन आगे चलकर यही थ्योरी को फिर से प्रतिपादित किया कौन? लेकिन पहली बार लुई पास्चर ने किया। अब ये थ्योरी में क्या था दोस्तों? क्या था? बहुत कुछ नहीं था। ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दुनिया के लोगों को बताया, दुनिया के लोगों को बताया कि सूक्ष्म जीव रोगों को फैलाते हैं, सूक्ष्म जीव रोगों को फैलाते हैं। यानी जब जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पेश हुआ लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच के द्वारा कुछ समय अंतराल में, तब ही जाकर दुनिया के लोगों को पता लगा कि ऐसे ऐसे जीव जो आंखों से नहीं दिखते हैं वो भी रोगों को फैला सकते हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज जब नहीं आया था, किन्हीं को यह जानकारी नहीं थी कि सूक्ष्मजीव रोग भी फैला सकते हैं। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही दोस्तों कि यह जीव यह थ्योरी यह बताने में, यह समझाने में लोगों को कामयाब हुआ कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, रोगों को फैलाते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? रोगों को फैलाते हैं। और जब ये पता चल गया कि सूक्ष्म जीव रोगों को फैलाते हैं, तब तो रोग से बचने के तमाम तरह के उपाय किए जाने लगे। और जैसे ही रोग से बचने की तमाम तरह के उपाय करना शुरू हुआ, सूक्ष्म जीवों के बारे में स्टडी करने की भी क्या हो गई? शुरुआत हो गई। और बैक्टीरिया के क्षेत्र में भी वास्तविक प्रगति जर्म थ्योरी डिजीज के आने के बाद हुआ। ल्यूवेनहुक के द्वारा बैक्टीरिया को 1675 में ही खोज लिया गया, लेकिन लंबे समय तक बैक्टीरिया के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन की शुरुआत तब हुई दोस्तों जब जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पेश किया गया लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच के द्वारा। उसके बाद तो बैक्टीरिया के क्षेत्र में इतनी ज्यादा खोजें, इतने ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई कि उनके लिए साइंस में एक अलग शाखा विकसित करना पड़ा। और उसका नाम क्या पड़ गया? बैक्टीरियोलॉजी। क्या पड़ गया? बैक्टीरियोलॉजी। और इसके जनक कौन कहलाए? ल्यूवेनहुक। उसके जनक कौन कहलाए? बैक्टीरिया के क्षेत्र में वर्तमान समय में इतनी जानकारी, इतनी ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं कि उसको पढ़ने के लिए विज्ञान की एक अलग शाखा बना दी गई है। और उस शाखा का नाम क्या है? बैक्टीरियोलॉजी। उस शाखा का नाम क्या है? और बैक्टीरियोलॉजी शाखा के पिता या जनक कौन कहलाएंगे? ल्यूवेनहुक। ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहुक माइक्रोबायोलॉजी के भी जनक हैं। ल्यूवेनहुक माइक्रोबायोलॉजी के भी जनक है, माइक्रोबायोलॉजी के भी जनक हैं। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ गए? सब कुछ याद हो गया? ध्यान दीजिए क्या क्या समझे। सबसे पहले हम समझे कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहुक ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया की खोज कर उसका नाम क्या रखा था? एनिमलक्यूल। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? एहरेनबर्ग। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम देने वाले वैज्ञानिक एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज सबसे पहले किसने दिया? लुई पास्चर के अतिरिक्त जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज का प्रतिपादन रॉबर्ट। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के अंतर्गत दुनिया के लोगों को क्या मालूम हुआ? कि सूक्ष्मजीव रोग
जब तक ये थ्योरी नहीं पेश हुआ था तब तक किसी को पता नहीं था कि आंखों से ना दिखने वाले जीव यानी सूक्ष्म जीव भी रोगों को फैला सकते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में? बैक्टीरियोलॉजी शाखा में होता है। बैक्टीरियोलॉजी के जनक या पिता कौन है? ल्यूवेनहुक। क्लियर? अगला सवाल है, कि बैक्टीरिया कहां रहते हैं? आप ये जान गए कि आप ये जान गए कि बैक्टीरिया सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की हर विशेषताएं बैक्टीरिया में पाया जाएगा, जैसे 70S राइबोसोम की उपस्थिति, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति। बैक्टीरिया को खोजा कौन? ये भी जान गए। अब हमें समझना है कि ये बैक्टीरिया रहते कहां है, कहां है इसका निवास स्थान। बैक्टीरिया जो होते हैं दोस्तों वो सर्वव्यापी होते हैं। बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। पहाड़ के ऊंचाइयों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, समुद्र के गहराइयों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पठारों पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पर्वतों पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पौधों के कोशिका में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जंतु के कोशिका में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जहां कोई नहीं पाए जाते हैं वहां बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि केवल ज्वालामुखी उद्गार के समय निकले लावे और सूर्य के धधकते गोले में ही बैक्टीरिया नहीं हो सकता है, वरना अंतरिक्ष में भी बैक्टीरिया पाए गए हैं। पृथ्वी से परे है यह बैक्टीरिया, अंतरिक्ष में भी इसकी उपस्थिति का पता वैज्ञानिकों को लगा है दोस्तों। तो बैक्टीरिया जो है वो एक सर्वव्यापी सूक्ष्म जीव है, वो हर जगह पाए जाते हैं। और यह बैक्टीरिया स्वतंत्र जीवी जीवन व्यतीत कर सकता है, अकेले अकेले किसी से मतलब नहीं, अकेले रहेंगे। यह बैक्टीरिया सहजीवी जीवन भी व्यतीत कर सकता है, सहजीवी जीवन भी व्यतीत कर सकता है, यानी किसी और के साथ संबंध बनाकर साथ साथ रह सकता है। बैक्टीरिया परजीवी जीवन भी व्यतीत कर सकता है, बैक्टीरिया परजीवी जीवन भी व्यतीत कर सकता है, और बैक्टीरिया मृतजीवी जीवन भी व्यतीत कर सकता है। मृतजीवी का मतलब सड़े गले या मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करना। बैक्टीरिया सर्वव्यापी है, ये स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, या सहजीवी के रूप में रह सकते हैं, ये परजीवी के रूप में रह सकते हैं, ये मृतजीवी के रूप में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मृतजीवी का मतलब हुआ मृत पदार्थों से भोजन को प्राप्त करना। मृत जंतु और पौधे के अवशेष से भोजन प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। मानव के मुंह को ही माइक्रोस्कोप लेकर देखेगा, उसमें 10 करोड़ बैक्टीरिया। हमारे शरीर में बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे बालों में बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे नाखूनों में बैक्टीरिया रहते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है दोस्तों जहां बैक्टीरिया नहीं रहते। अब सवाल है कि इतने ज्यादा योग्य कैसे हो गए? हम तो जानते थे कि मानव इस पृथ्वी का सबसे विकसित जीव है, लेकिन रहने से आप अनुमान लगा रहे होंगे कि हम लोग क्या विकसित है? विकसित तो बैक्टीरिया है। प्रकृति ने कूट कूट कर इतनी ज्यादा क्षमताएं इसमें भरी है कि हर जगह मौजूद है दोस्तों। आप भूगोल में मृत सागर का नाम जरूर पढ़े होंगे। मृत सागर की लवणता इतनी अधिक है, मृत सागर की लवणता इतनी अधिक है कि उस मृत सागर में कोई जीवन का नामो निशान नहीं है, लेकिन वह शान से रहते कौन? बैक्टीरिया।
आखिर इतनी क्षमता बैक्टीरिया में आखिर इतनी क्षमता बैक्टीरिया में आया कहां से कि ये हर मौसम, हर वातावरण, हर जगह ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताए कि इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करने वाला कौन है? बैक्टीरिया। यही जीवन की शुरुआत किए हैं। हम लोग तो अभी अभी आए हैं इस पृथ्वी पर, करोड़ों वर्ष भी नहीं हुए हैं ठीक से मानव को इस पृथ्वी पर। और बैक्टीरिया कई वर्ष से पहले, जब पौधा नहीं था तब भी बैक्टीरिया आया, जीवन का शुरुआत किया। तो जो इस पृथ्वी पर आकर जीवन की शुरुआत कर रहा है, इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर रह रहा है, वह पृथ्वी के हर जगह पर रहना नहीं सीखेगा जी। तो बैक्टीरिया इस पृथ्वी पर आकर पहली बार जीवन की शुरुआत किए हैं। जीवन की शुरुआत ही पृथ्वी पर बैक्टीरिया के रूप में हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि कितने 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 लंबे वर्षों तक ये पृथ्वी पर रह चुके हैं। पृथ्वी का सबसे लोकल ऑर्गेनिज्म कौन है? बैक्टीरिया। मानव तो अभी क्षण भर हुआ है। बैक्टीरिया भी देखता होगा, कहता होगा कि चमक के पृथ्वी पर आया है, क्या सब कर रहा है। ठीक है, सही बोल रहे हैं। सोने वाले को जगाइए, काहेल ख्वाब देखे हैं दरोगा बनने का। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? तो बैक्टीरिया मानव को देखकर हंसता होगा, कहता भी तो करोड़ों वर्ष भी पूरा नहीं हुआ इस मानव का, और हमको मारने के लिए टीका बना रहा है, तो दवाई बना रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जीवन की शुरुआत किए, इसीलिए इतनी अधिक विविधताएं हैं बैक्टीरिया में, इतनी अधिक विविधताएं। क्लियर हो गया? चलिए, राकेश कुमार पूछ रहे हैं बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। सब कुछ एक एक चीज क्लियर होगा। ऐसा हुआ कि कोई चीज क्लियर नहीं हुआ है। अभी तो कहां रहते हैं हम इस पर बहस कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना सूक्ष्मजीव है। बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेनहुक ने किया, और बैक्टीरिया एक सर्वव्यापी सूक्ष्मजीव है। ये हर स्थान पर पाए जाते हैं, और हर स्थान पर पाए जाने का कारण इसके रहने के कई सारे तरीके। अब अगला सवाल हम राकेश कुमार जी का ही लेते हैं कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते। एक क्वेश्चन आ रहा है कि शिव जी कब आए थे? दोस्तों, साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म नितांत ही व्यक्तिगत विषय है, साइंस का विषय ही नहीं है, तो उस पर बात मत करेंगे। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? अब तक हमारे वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया की 2000 जातियों का पता लगा चुका है। 2000 अलग अलग बैक्टीरिया की जातियां, और वैज्ञानिकों का अंदाज है कि ये 20,000 से भी अधिक प्रकार के बैक्टीरिया इस पृथ्वी के वातावरण में मौजूद हो सकते हैं।
लेकिन पता लगा है 2000 अलग 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 बैक्टीरिया का, अलग अलग बैक्टीरिया के जातियों का। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि 2000 अलग अलग जातियां, ये क्या बला है, सब तो बैक्टीरिया है। नहीं, बैक्टीरिया की भी अलग अलग जातियों हैं। कुछ बैक्टीरिया है जो सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, और जो बैक्टीरिया सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं वो परजीवी नहीं कर सकता है। बैक्टीरिया की कुछ जातियां परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी दूसरे के शरीर पर ही आश्रित रहते हैं। और जो बैक्टीरिया परजीवी जीवन व्यतीत कर सकता है वो स्वतंत्र जीवी जीवन व्यतीत करने के लायक नहीं है। और जो बैक्टीरिया स्वतंत्र जीवी जीवन व्यतीत करते हैं वो उसी तरह जीवन व्यतीत करेगा, उसमें परजीवी और सहजीवी रहने की क्षमता नहीं है। और जो बैक्टीरिया मृतजीवी जीवन व्यतीत करता है वो सिर्फ वही कर सकता है, उसे सहजीवी या स्वतंत्र जीवी रहने की क्षमता नहीं है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी कई कई प्रकार के बैक्टीरिया है, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों ने 2000 बैक्टीरिया के जातियों का अब तक पता लगा चुका है। और ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? तो सारे बैक्टीरिया एक जैसे नहीं होते हैं। सारे बैक्टीरिया एक जैसे नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया गोल होते हैं, जिसे कहते हैं कोकस, कोकस या कोकाई। ऐसे बैक्टीरिया जिसकी आकृति गोल होती है उसे क्या कहते हैं? कोकस। जिस बैक्टीरिया के नाम के आगे पीछे बीच में कोकस लगा हुआ, समझ जाइए उस बैक्टीरिया का आकार कैसा है? गोल। कुछ बैक्टीरिया होते हैं छड़ के समान, छड़ के समान। कुछ बैक्टीरिया की आकृति जो होती है वो छड़ के समान होती है। ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं बेसिलस। क्या कहते हैं? बेसिलस। गोलाकार के बैक्टीरिया को कोकस, छड़ के समान बैक्टीरिया को बेसिलस। जिस बैक्टीरिया के नाम के आगे पीछे या मध्य में बेसिलस लगा है, समझ जाए उस बैक्टीरिया की आकृति कैसा है? छड़ के समान है। किसके समान है? छड़ के समान है। कुछ बैक्टीरिया आपको सर्पिल आकृति का होता है, कुछ बैक्टीरिया सर्पिल आकृति का होता है। सर्पिल आकृति जैसे इस आकृति को सर्पिल कहते हैं। इस आकृति को क्या कहते हैं? सर्पिल आकृति। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को एस्पारिलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्पारिलम। तो बैक्टीरिया गोल आकृति के हो सकते हैं, बैक्टीरिया छड़ के समान हो सकते हैं, बैक्टीरिया सर्पिल आकृति का हो सकता है। और कुछ बैक्टीरिया हिंदी भाषा में इस्तेमाल होने वाले कोमा के समान होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हिंदी में इस्तेमाल होने वाले कोमा के समान होते हैं। अत्यंत छोटे आकार के बैक्टीरिया, और इसे कहते हैं वाइब्रियो। क्या कहते हैं? वाइब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रियो। तो बैक्टीरिया गोल हो सकता है, बैक्टीरिया छड़ के समान हो सकता है, बैक्टीरिया सर्पिल हो सकता है, बैक्टीरिया कोमा के आकार का हो सकता है। गोल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। छड़ के समान बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बेसिलस कहते हैं। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को एस्पारिलम कहते हैं। कोमा आकार के बैक्टीरिया को वाइब्रियो कहते हैं। कोमा आकार के बैक्टीरिया को वाइब्रियो कहते हैं। और जो गोल आकार का बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया की आकृति क्या है? गोल, उसे क्या कहते हैं? कोकस। गोल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं जी? कोकस कहते हैं। गोल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। कोकस। कोकस।
और यह जो गोल आकार की बैक्टीरिया यानी कोकस बैक्टीरिया है, ये कई तरह से व्यवस्थित रह सकते हैं। गोल आकार के बैक्टीरिया कोकस कई तरह से व्यवस्थित रह सकते हैं, कई तरह से व्यवस्थित रह सकते हैं। अगर गोल आकार की बैक्टीरिया अकेले 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 हैं तो उसे कहते हैं माइक्रोकोकस। क्या कहते हैं? माइक्रोकोकस। अगर गोल आकार का बैक्टीरिया दो दो के समूह में है, दो दो के समूह में है, अगर गोल आकार के बैक्टीरिया दो दो के समूह में, दो दो के समूह है, डिप्लोकोकस। क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस। अगर गोल आकार का बैक्टीरिया घन आकार का आकृति बना लेता है, समूह बनाकर घन आकार का बना लेता, तो उसे क्या कहते हैं? सारसीना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो जो गोल आकार के बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, वो कई तरह से व्यवस्थित रह सकते हैं, कई तरह से। अकेले अकेले रह सकता है, दो दो के समूह में रह सकता है, समूह में रहकर ये घन आकृति का निर्माण कर सकता है। तो गोल आकार के बैक्टीरिया यानी कोकस बैक्टीरिया अगर घन आकृति बना लिया तो उसे क्या कहेंगे? सारसीना कहेंगे। दो दो का समूह में है तो उसे क्या कहेंगे? डिप्लोकोकस कहेंगे। अकेला अकेला रहेगा तो क्या कहेंगे? माइक्रोकोकस कहेंगे। लेकिन जितने भी बैक्टीरिया की प्रकार है, अब जितने भी बैक्टीरिया का देखे, चाहे कोकस बैक्टीरिया हो, बेसिलस हो, एस्पाइरिलम हो या वाइब्रियो हो, बैक्टीरिया का जो सामान्य साइज होता है वह 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर के बीच होता है। जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया, चाहे कोकस बैक्टीरिया, बेसिलस बैक्टीरिया, वाइब्रियो बैक्टीरिया, एस्पाइरिलम बैक्टीरिया हो, उन सभी बैक्टीरिया का एवरेज साइज जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर तक होता है। यानी कुछ बैक्टीरिया है जो 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं और उनमें नाम आता है कोकस का। कोकस का सबसे छोटे आकार का जो बैक्टीरिया होता है वो कौन होता है? कोकस। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? तो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं तो उनकी तो जातियां 2000 से अधिक अब तक खोज ली गई है। लेकिन बैक्टीरिया को अगर आकार प्रकार के आधार पर बांटे तो बैक्टीरिया कोकस हो सकता है, बेसिलस हो सकता है, वाइब्रियो हो सकता है, एस्पाइरिलम हो सकता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? एक बार आइए फिर से देख लेते हैं। बैक्टीरिया के अब तक कितने जातियों का पता लगाया जा चुका है? अब तक कितने जातियों का पता लगा चुका है? 2000 जातियों का पता लगाया जा चुका है। गोल आकार के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? कोकस कहते हैं। छर के समान बैक्टीरिया को बेसिलस कहते हैं। सर्पिल आकार के बैक्टीरिया को एस्पाइरिलम कहते हैं। कोमा आकार के बैक्टीरिया को वाइब्रियो कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे गोल बैक्टीरिया जो अकेले अकेले रहते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रोकोकस। 2 के समूह में रहते हैं। डिप्लोकोकस घन के समान रहते हैं। सारसीना। और यह बैक्टीरिया का साइज कौन से कहां तक? बैक्टीरिया का साइज कौन से कहां तक? 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर के बीच होता है। 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर के बीच। बैक्टीरिया बना किससे है? तो कोशिका से। बैक्टीरिया को खोजा किसने? ल्यूवेनहुक। बैक्टीरिया रहते कहां हैं? हर जगह। बैक्टीरिया होते कैसे हैं? कितने भी तरह के, मतलब जितने भी तरह के होते देख लिए। क्लियर हो गया ना? क्लियर होते जा रहा है जी। बैक्टीरिया किससे बना? क्लियर हो गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। बैक्टीरिया को किसने खोजा? यह भी क्लियर हो गया आपका। बैक्टीरिया कहां रहते हैं? यह भी क्लियर हो गया। बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? यह भी क्लियर हो गया।
अब हम समझे कि बैक्टीरिया खाता पीता कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि बताए नहीं कि बैक्टीरिया खाते पीते हैं कि नहीं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को खुली आंखों से, अब आगे तो अब बढ़ गया है, कमेंट नीचे करिएगा दोस्त, देख लेते हैं। हाँ, बैक्टीरिया खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं देख सकते। अंकित कुमार, चलिए कमेंट को फ्री कीजिए। देख लिया अंकित कुमार का प्रश्न, आप मत देखिए, आप हमको देखिए, ठीक है। का तो बैक्टीरिया को खुली आंखों से देखा जा सकता है। दोस्तों, चैप्टर पढ़ने से, चैप्टर का शुरुआत करने से पहले ही हम लोग आंख बंद कर लिए थे, क्या बता दिए थे कि ऐसे सजीव जो आंखों से नहीं दिखते उसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। चैप्टर में जिसके भी बारे में आप पढ़ रहे हैं, कोई भी आंख से नहीं दिखने वाला है, और आंख से इसलिए नहीं दिखने वाला है कि आंख की क्षमताएं उतनी नहीं है। और एक सवाल और आया है कि बैक्टीरिया खाते पीते कैसे हैं, और एक सवाल और आ रहा है कि बैक्टीरिया अगर सबसे पहले आए तो उस समय उसको खाना कौन दे रहा था, या उस समय वो क्या खा रहे थे। जल है आ गया था। आप जानते हैं कि सजीवों का विकास निर्जीव से हुआ है। इस पृथ्वी पर जीवन आने से पहले जल आ चुका था। इस पृथ्वी पर जीवन आने से पहले कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबका विकास हो चुका था। कहां? जल में। किस जल में? समुद्र के जल में। जब पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया की लंबा वर्ष बीत गया तो इतनी बारिश हुई, 4 लाख करोड़ वर्ष तक बारिश ही होता रहा। पृथ्वी डूब गया, पानी से डूब गया पृथ्वी। फिर कुछ पानी वाष्पीकृत होकर उड़ गया तो 30% खाली हो गया, 70% पर आज भी क्या है? पानी पानी। तो बैक्टीरिया अगर सबसे पहले इस पृथ्वी पर आए तो भोजन कहां से उसको मिला? तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन विकसित होने से पहले पृथ्वी पर समुद्र का विकास प्रकृति ने कर डाला था। फिर उस समुद्र में जो है कई रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का विकास हो चुका था। और खाएगा के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, यही सब ना खाएगा जी, ये सब का विकास हो गया था। फिर भी हमको ये जानना है कि बैक्टीरिया खाते पीते कैसे हैं, और खाने पीने के तरीके को कहते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण, न्यूट्रिशन क्या हुआ? सिर का हाथ रखे हुए हैं, क्या हुआ? ठीक है। बैक्टीरिया में पोषण के कितने तरीके हैं? दोस्तों, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं ना, उसमें पोषण के 2 ही तरीके हैं। एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण और पोषण के 2 ही तरीके हैं, खाने पीने के 2 ही तरीके। स्वपोषण और परपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब सजीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर नहीं रहता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। और जब सजीव को अपने भोजन के लिए किसी अन्य सजीव पर निर्भर रहना पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। तो पोषण की 2 ही विधि है। स्वपोषण मुख्यतः पौधे में होता है, परपोषण मुख्यतः जंतु में होता है। स्वपोषण किसका लक्षण है?
पौधे का पर पोषण किसका लक्षण है? जंतु का पोषण की दो ही विधि है, और बैक्टीरिया में दोनों तरह से पोषण होता है। बैक्टीरिया में स्व पोषण भी होता है और बैक्टीरिया में पर पोषण भी होता है। बैक्टीरिया में स्व पोषण भी होता है, बैक्टीरिया में पर पोषण होता है। और जिस बैक्टीरिया में स्व पोषण होता है वो किसके जरिए होता है? किसके जरिए होता है? यानी कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया पृथ्वी के वातावरण में मौजूद है जो क्या कर सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया को हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, या नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। और यहां पर एक बात याद रखने की जरूरत है कि नील हरित शैवाल वास्तव में शैवाल नहीं या बैक्टीरिया है। नील हरित शैवाल वास्तव में बैक्टीरिया नहीं, सॉरी, नील हरित शैवाल वास्तव में शैवाल नहीं बल्कि बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और वह बैक्टीरिया स्वपोषी होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है? अब परपोषण के दौरान बैक्टीरिया परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, बैक्टीरिया सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, बैक्टीरिया मृतजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। परजीवी जीवन व्यतीत करने वाले बैक्टीरिया जिस शरीर पर आश्रित रहते हैं उस शरीर से भोजन प्राप्त करता है। सहजीवी जीवन वाले, सहजीवी रहने वाले बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं, और मृतजीवी मृत पौधे या जंतु के अवशेष से भोजन प्राप्त करते हैं। बात समझ गए? क्लियर हो गया? अब आपको एक शंका होता होगा कि बैक्टीरिया में अगर प्रकाश संश्लेषण होता है तो निश्चित ही इसमें हरित लवक होंगे, हैं? बिना हरित लवक का प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन आप ये भी पढ़े हैं कि प्रोकैरियोटिक में हरित लवक प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। अब बैक्टीरिया में होते हैं कौन कोशिका? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में हरित लवक या प्लास्टिड या किसी भी प्रकार के प्लास्टिड पाए नहीं जाते हैं। तो बैक्टीरिया में हरित लवक नहीं होता है। बड़े बड़े पौधों में क्या होते हैं? कोलोरोप्लास्ट। कोलोरोप्लास्ट जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। और इस कोलोरोप्लास्ट के भीतर में क्या होते हैं? क्लोरोफिल। इसे क्लोरोफिल ही कहते हैं या हरित वर्णक कहते हैं। बड़े बड़े पौधे जो देखते हैं या पौधे जो देखते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके भीतर में क्लोरोफिल होता है। लेकिन बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, डायरेक्ट क्लोरोफिल होता है। बात समझ गए कि नहीं? समझिए कि नहीं समझिए? बैक्टीरिया में तो क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक क्वेश्चन और आ रहा है, बैक्टीरिया सांस कैसे लेते हैं? बैक्टीरिया सांस नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें बैक्टीरिया या श्वसन करते हैं तो विसरण विधि से। बड़े बड़े सजीवों में जो कार्य होते हैं वो एक कोशिका में विसरण विधि से होता है। किस विधि से? जैसे अगर पूछे बैक्टीरिया में श्वसन कैसे होता है? विसरण विधि से। बैक्टीरिया में उत्सर्जन कैसे होता है? विसरण विधि से। बैक्टीरिया में ये वो सब कैसे होता है? विसरण विधि से। ठीक है, सब कुछ विसरण विधि से। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? और एक प्रश्न आ रहा है कि बैक्टीरिया और वायरस में अंतर क्या? अंतर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है?
वायरस पढ़ लिए, बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो अंतर पता चल रहा है कि नहीं? सबसे बड़ा अंतर वायरस नॉन सेलुलर और बैक्टीरिया सेलुलर है। क्लियर हो गया? अब हम समझे बैक्टीरिया खाते पीते कैसे क्लियर हो गया। बैक्टीरिया स्वपोषी जीवन भी व्यतीत करता है और बैक्टीरिया परपोषी जीवन भी व्यतीत करता है। जो बैक्टीरिया स्वपोषी जीवन व्यतीत करता है उसमें क्लोरोफिल होते हैं और क्लोरोफिल होने के कारण वे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं और उसी को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जो स्वपोषी नहीं होते या जिनमें स्वपोषण नहीं होता उसमें किस प्रकार का पोषण होता है? परपोषण के रूप में बैक्टीरिया परजीवी हो सकते, सहजीवी हो सकते, मृतजीवी हो सकते और स्वतंत्र जीवी हो सकते। यानी हम लोग जो है स्वतंत्र जीवी हैं, घूम घूम कर अपने आवास में भोजनों की तलाश करते हैं। तो बैक्टीरिया स्वतंत्र जीवी भी होता है। बैक्टीरिया क्या हो सकता है? स्वतंत्र जीवी भी हो सकता है, यानी अकेले किसी पर डिपेंडेंट नहीं, घूमेंगे फिरेंगे, भोजन खोजेंगे फिर खाएंगे। अब सवाल है अगला, बैक्टीरिया के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो गया है। अब अगला यही सवाल है कि बैक्टीरिया जनन कैसे करते? सब कुछ हो गया। बैक्टीरिया बना किससे? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। बैक्टीरिया को खोजा कौन? ल्यूबेन हॉक ने। बैक्टीरिया रहते कहां है? तो हर जगह। बैक्टीरिया होते कैसे? कई तरह के। बैक्टीरिया खाते पीते कैसे? सभी तरह से। अब कहिएगा कि ये बड़ा अजीब, जो स्वपोषी भी है परपोषी भी है, ये कैसे संभव हो पाया बैक्टीरिया में? हम लोग में तो केवल परपोषण होता है, हम लोग में स्वपोषण तो होता नहीं है। मानव में स्वपोषण होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था नौकरी करने ना करने का। क्या गांधी मैदान में टहलते टहलते प्रकाश संश्लेषण करके ग्लूकोज बना करके फिर जो है गंगा नदी में डुबकी लगा करके अटलांटिक महासागर जाते। क्या खाना के टेंशन ही नहीं, घूमते घूमते प्रकाश संश्लेषण करते। प्रकृति ने बड़ी अन्याय किया है मानव के साथ। वे प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पौधों को दे दिए हैं और इसके लिए ईश्वर की अदालत में अब हड़ताल किया जाएगा। क्या? और कहा जाएगा कि ईश्वर हमारे कोशिका का सर्जरी करके उसमें क्लोरोफिल डाला जाए। प्रकृति भी कहेगा कि अरे मानव हरा हरा हो जाएगा, तब क्या करेगा? तो सभी तरह से पोषण होते हैं। अब हम आते हैं कि बैक्टीरिया आखिर जनन कैसे करता है। बैक्टीरिया जनन कैसे करते हैं? बैक्टीरिया अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं? जनन बड़ी आसान विधि से होता है बैक्टीरिया में। स्वाभाविक है कि जो सजीव सर्वप्रथम आकर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, प्रकृति उसे प्रजनन करने का आसान रास्ता तो मुहैया कराएंगे ही कराएंगे। तो प्रजनन जो बैक्टीरिया में होता है वो सबसे प्रजनन के जो सबसे आसान तरीके हैं, प्रजनन के जो सबसे सिंपल रास्ता है, सबसे सरल रास्ता है, बैक्टीरिया उसी को अपनाता है। चंदन पटेल का एकदम सही आंसर आया है। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन होता है। बैक्टीरिया में कैसा जनन होता है? जनन के भी दो तरीके हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो बॉडी भाग लेते हैं, कि मेल और दूसरा फीमेल। प्रजनन की इस विधि को क्या कहते हैं? सेक्सुअल, लैंगिक जनन। लेकिन एक अकेला जीव
एक अकेला जीव ही अपने जैसे जीव को पैदा कर दे तो उस प्रजनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक। एक अकेला जीव जब अपने जैसे जीव को उत्पन्न कर दे तो प्रजनन की इस विधि को कहते हैं अलैंगिक। और जब प्रजनन हेतु दो अलग अलग बॉडी, मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़े तो उसे कहते हैं लैंगिक। बैक्टीरिया में लैंगिक जनन नहीं होते। लैंगिक एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन है, जटिल जनन है। ऐ बातचीत करेगा। बातचीत मत करो। तो बैक्टीरिया में किस प्रकार के जनन होते हैं? अलैंगिक जनन। यानी बैक्टीरिया में कोई मेल फीमेल नहीं होता है। सब बैक्टीरिया को क्षमता है कि बैक्टीरिया पैदा कर सके। और अलैंगिक जनन भी कई तरह के होते हैं। अलैंगिक जनन भी कई तरह के होते हैं। और इस बैक्टीरिया में जो अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन विधि से होता है। किस विधि से? विखंडन विधि से, फिजन प्रोसेस से। अब विखंडन विधि बड़ी आसान है। यह है बैक्टीरिया, बीज से होगा पतला और टूट करके कितना बन गया? कभी कभी टूट करके 1000 भी बनता है। हो गया, प्रजनन कर लिया बैक्टीरिया। बीज से पतला हुआ, टूट गया। और एक से प्रजनन की इस विधि को क्या कहते हैं? या अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विखंडन। बात समझ गए? कोई दिक्कत? तो बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ समझ में आया। बैक्टीरिया किससे बने हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका से। और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर में। बैक्टीरिया का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने। ये बैक्टीरिया रहते कहां है? सर्वव्यापी है। बैक्टीरिया कैसे कैसे होते हैं? विभिन्न प्रकार के, छर आकार के, सर्पिल आकार के, कोमा आकार के, गोलाकार के। बैक्टीरिया में पोषण किस विधि से होता है? दोनों विधि से होता है, स्वपोषण और। ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करते उसे क्या कहते हैं? साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया में प्रजनन किस विधि से होता है? अलैंगिक विधि से होता है। बैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन भी किस विधि से होता है? विखंडन विधि से होता है। अब कहिए सब कुछ समझ गए कि नहीं? बैक्टीरिया बना कैसे है? क्लियर हो गया। बैक्टीरिया रहते कहां है? क्लियर हो गया। बैक्टीरिया को खोजा किसने? ये भी क्लियर हो गया। बैक्टीरिया दिखता कैसे है? ये भी क्लियर हो गया। बैक्टीरिया खाता पीता कैसे है? ये भी क्लियर हो गया। बैक्टीरिया बच्चे पैदा कैसे करते? ये भी क्लियर। अब क्या क्लियर होगा? अब बताइए, कुछ क्लियर होने का रह गया है? दोस्तों अभी तो पूरा का पूरा बचा है, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। ये तो बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन था जो आपको दे रहे थे कि आप बैक्टीरिया के सारा इंट्रोडक्शन को ठीक तरह से समझ लिए। अब सवाल है कि ये बैक्टीरिया करते क्या है? अभी तक तो बैक्टीरिया के बारे में ये बात नहीं समझ में आया कि बैक्टीरिया करते क्या है। खाते पीते अब प्रजनन ही करते हैं, मौज मस्ती से रहते ही है कि कुछ करते भी है? बैक्टीरिया तो दोस्तों ऐसा ऐसा कार्य करता है जैसा जैसा कोई और नहीं कर सकता है, केवल बैक्टीरिया कर सकता है। बैक्टीरिया क्या हुआ जी? जीभ निकाल रहे हैं। ऑनलाइन वाले सब को क्वेश्चन तो ब्रेक ही नहीं ले रहा है।
इतने तरह का क्वेश्चन है कि हम भी उलझ रहे कि अब क्या जवाब मिले। दोस्तों एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया का जीवन काल कितना होता है। प्रमुख किसी भी बैक्टीरिया के जीवन काल का चर्चा कोई भी जीव वैज्ञानिक ठीक तरह से उल्लेख किए नहीं है। फिर भी जितने भी सूक्ष्मजीव है उसका जीवन काल कुछ सेकेंडों से लेकर कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक की ही होती है बस। बाकी तो इतना क्वेश्चन आ रहा है, मेल बैक्टीरिया को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, सोता कब है बैक्टीरिया? जितना देर में सोएगा बैक्टीरिया उतना देर में बैक्टीरिया का जीवन काल पूरा हो जाता है। क्लियर? तो हम बहुत चीज का चर्चा नहीं भी कर रहे हैं क्योंकि हमें दरोगा बनना है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं कराना है दोस्तों। और टॉपर बनने के लिए जितना चीज आपको चाहिए उसका दुगुना बता रहे हैं दोस्तों। बैक्टीरिया करते क्या है? इस पृथ्वी के पर्यावरण में जो इतने महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया जिनके सारे विशेषताओं को आप समझे, यह बैक्टीरिया करते क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया ढेर सारे कार्य करते हैं और अनेक कार्य मानव समुदाय के लिए क्या है? लाभदायक। और अनेक कार्य मानव समुदाय के लिए क्या है? हानिकारक। मानव के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं। अब तक आप जितने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़े, चाहे वो वायरोइड हो, प्रियोन हो, वायरस हो, सब के सब रोगों को ही फैला रहे थे, सब के सब मानव समुदाय के लिए हानिकर ही था। लेकिन दोस्तों बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया हमारे लिए मतलब मानव समुदाय के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक है। और लाभ तो इनके ऐसे ऐसे हैं, बैक्टीरिया के लाभ तो ऐसे ऐसे हैं कि अगर वो लाभ वो प्रॉफिट मानव समुदाय का प्राप्त ना हो तो मानव का इस पृथ्वी पर से अस्तित्व ही मिट जाएगा। ऐसे ऐसे लाभ है। तो चर्चा तो दोनों का करना पड़ेगा। लाभ का चर्चा करना पड़ेगा, हानि का भी चर्चा करना पड़ेगा कि आखिर अगर बैक्टीरिया से लाभ है तो वो कौन कौन से लाभ है, और बैक्टीरिया से हानियां है तो कौन कौन से हानियां हैं। तो पहले लाभ का जिक्र कर ले या हानि का? आप जो बोलिएगा उसी का करेंगे। लाभ, बिल्कुल। प्रॉफिट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इन। पहले हम लाभ का ही चर्चा कर लेते हैं। वैसे भी वायरस वाला हानि नहीं है, वायरस तो सिस्टम ही हैंग करता है। फैला दिया रेबीज, अमेरिका तक में इलाज नहीं होगा। अंबानी के बेटा को भी रेबीज होगा तो उसका भी उपाय है, मरेगा, और किसी और को भी रेबीज होगा वो भी मरेगा। एग्जाम्पल दिए। वायरस के ऐसे ऐसे हानि थे जो मानव को चौंका रहा है। अभी भी उतने बड़े बड़े हानियां आपको बैक्टीरिया नहीं देंगे। पहले हम लाभ का जिक्र कर लेते हैं। सबसे बड़ा लाभ है कि बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो क्या है, मृतजीवी है। मृतजीवी मतलब मृत पौधे और जंतु के अवशेष से भोजन प्राप्त कर। ऐसे सजीव जो मृत पोषण की वह विधि जिसमें सजीव मृत पौधे या मृत जंतु के अवशेष से भोजन प्राप्त कर रहा है, उस सजीव को हम क्या कहते हैं? मृतजीवी। तो
जो बैक्टीरिया मृत जीवी हैं वो प्रकृति में अपघटक यानी डीकंपोजर का कार्य करते हैं। प्रकृति में जो बैक्टीरिया क्या हैं, मृतजीवी हैं, वे अपघटक का कार्य करते हैं। बहुत नींद आ रहा है जी। वे किसका कार्य करते हैं? अपघटक का, डीकंपोजर का कार्य करते हैं। अब कहेगा डीकंपोजर के कार्य करने से क्या फायदा है? अगर बैक्टीरिया जो मृत, सभी बैक्टीरिया अपघटक के कार्य नहीं करते। अपघटक, डीकंपोजर का मतलब आम बोलचाल की भाषा में सड़ा गला देना। सजीवों के अवशेष, पौधों के अवशेष को अगर आप फेंक दीजिएगा तो कुछ समय उसके कण कण मिट्टी में मिल जाएंगे। मृत जंतु, मृत पौधे के अवशेष का मिट्टियों में मिल जाना ही क्या कहलाता? अपघटन कहलाता, डीकंपोजिशन कहलाता है। और वो डीकंपोजिशन का काम कौन बैक्टीरिया करते हैं? लेकिन इससे फायदा क्या है? डीकंपोजर के काम करने से प्रकृति को क्या फायदा है? मानव समुदाय को क्या फायदा है इससे? आप समझिए इसको फायदा का एग्जाम्पल से। आप जानते होंगे शरीर के स्वस्थ विकास के लिए लोहा की पर्याप्त मात्रा शरीर में होना आवश्यक है। उसके कमी से एनीमिया जैसे रोग होते हैं। शरीर के स्वस्थ विकास के लिए लोहा की आवश्यकता है, लोहा खनिज की आवश्यकता, नहीं तो इसके कमी से मानव में एनीमिया रोग हो जाता है। लेकिन लोहा के कमी को पूरा करने के लिए लोहा को मिल में पिसा कर आटा के साथ मिलाकर रोटी बनाकर आप खा नहीं सकते। खा लीजिएगा जी। जरूरी है लोहा, लेकिन लोहा को खा नहीं सकती है। गजब का सिस्टम प्रकृति बना दिया है। लोहा का जरूरी है तुम, लेकिन तुम लोहा खा नहीं सकता, तो क्या करे, कैसे पूरा करे? तो प्रकृति ने एक अनूठा समाधान पेश किया है। मिट्टी में जो भी लोहा है उसको ग्रहण करने की क्षमता दे दिया। किसको? किसको? पौधा को। पौधा को क्षमता है कि मिट्टी से लोहा के परमाणु को ग्रहण कर सकता है। अब फिर मिट्टी से लोहा को ग्रहण कर पौधा इन्हें उत्पाद में क्या कर देते हैं? उत्पाद में क्या कर देते हैं? संचित कर देते हैं। फल में संचित कर देते हैं, पत्ती में संचित कर देते हैं, इत्यादि। अब पौधा के इस उत्पाद को कौन खा लेगा? जंतु, जैसे कि मानव। हालांकि गाय भैंस को भी लोहा की जरूरत है। जंतु खा लिया और लोहा की कमी क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो हमें जो खनिज लवणों की आवश्यकता, जैसे कि लोहा, उसे हम डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम पौधे के उत्पादों को जब ग्रहण करेंगे तो वो सब खनिज हमें प्राप्त होगा, और पौधे मिट्टी से वो सब खनिज को ग्रहण किए रहेगा। बात समझ गए? अरे मास्क खोल लो, नहीं तो दम्मा हो जाएगा। दरोगा से पहले मेडिकल जो है, ठीक है। उतना गर्मी है, फरफरा नहीं रही है जी मास्क लगा के। ध्यान दीजिए। तो जंतु को भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज लवण की प्राप्ति कैसे हुई देख लिए। जंतु को भिन्न भिन्न खनिज लवणों की प्राप्ति कैसे हुई देख लिए। पौधे के उत्पादों से, पौधे के उत्पादों से। अब पौधे के उत्पादों से जंतु को मिल गया। अब जंतु एक दिन उसका उपयोग किया, मर गया। मर जाने के बाद उसके शरीर को जो है, ये जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, ठीक है, ये फिर डिकम्पोज करके कौन मिला दिया जाता है?
मिट्टी में कहाँ मिला दिया जाता है? मिट्टी से। और इस तरह से जो मिट्टी से लिया गया अंततः वो मिट्टी में पहुंच गया। जब जंतु मर गया तो उसके शरीर पृथ्वी पर, पृथ्वी की जमीन पर पड़ा रहा और फिर बैक्टीरिया ने उसे डिकम्पोज करके मिट्टी में क्या किया? मिला। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि पौधे जो हुए, पौधे मिट्टी से जितना लिए और पुनः मिट्टी में क्या हो गया? आ गया। ये चक्र सदा चलते रहता है, सदा ये चक्र चलते रहता है। अगर ये चक्र टूटेगा तो एक दिन हमारी मिट्टी खनिज लवण विहीन हो जाएगी। और अगर मिट्टी खनिज लवण विहीन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आप समझ ही रहे होंगे। तो बैक्टीरिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि ये हमारे प्रकृति में किसकी भूमिका निभाते हैं? और अपघटक मृत पौधे को भी और मृत जंतु के भी अवशेष को डिकम्पोज कर मिट्टी में मिलाते हैं, ताकि मिट्टी से जो पोषक तत्व निकले हैं उसकी पुनः आपूर्ति मिट्टी में हो सके। बात समझे कि नहीं समझे? मिट्टी से जो कुछ भी लिया गया है वो मिट्टी में पुनः आपूर्ति कराते कौन? अगर अपघटक नहीं रहेंगे तो मिट्टी से जो कुछ भी लिया गया है वो पुनः मिट्टी में लौट कर नहीं आएंगे, मिट्टी बंजर हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे? सिर्फ आप अंदाजा लगा लीजिए। क्लियर बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब बैक्टीरिया के दूसरे प्रमुख कार्यों पर चर्चा करते। पहला लाभदायक कार्य देखे बैक्टीरिया का, कि जो बैक्टीरिया मृत जीवी है वे किसकी भूमिका अदा करते हैं? जो बैक्टीरिया मृत जीवी है वो किसकी भूमिका अदा करते हैं? किसकी? अपघटक का। और अपघटक मिट्टी के पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में भेजने का कार्य करते हैं। अपघटक मिट्टी से लिए खनिजों को पुनः मिट्टी में डालते हैं। अगर ये काम नहीं होगा भूमि बहुत जल्द ही बंजर हो जाएगी, भूमि जल्द बंजर आ जाएगी। एक क्वेश्चन आ रहा है कि घोड़े काटने से रेबीज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। घोड़ा भी काटेगा तब जब घोड़ा पागल होगा, घोड़ा भी पागल होगा तब जब घोड़ा को कुत्ता काटेगा। कुत्ता काटा घोड़ा को, घोड़ा काटा आदमी को। अब वो आदमी भी किसी को दांत काट लेगा, उसको भी रेबीज हो जाए। आदमी के काटने से भी रेबीज होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्लास्टिक को सड़ा गला नहीं सकता। प्लास्टिक नहीं, अपघटक जंतु और पौधे के अवशेष को सड़ाने गलाने का काम करते। प्लास्टिक से क्या मतलब? अपघटक को प्लास्टिक भूमि से लोहा खींचा है। एनी प्रॉब्लम? दूसरा कार्य तो ऐसा है कि आप कहिएगा, क्लास में कहिएगा बैक्टीरिया जिंदाबाद। ऐसा कार्य है बैक्टीरिया का। आप जानते हैं इस पृथ्वी पर जंतुओं का अस्तित्व पौधों के अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। इस पृथ्वी पर जंतु, मानव सभी के अस्तित्व पौधे के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। पौधे के अस्तित्व अगर समाप्त हो जाए तो क्षण भर में ही जंतु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वायुमंडल में 21% ही ऑक्सीजन है। आपको लगता होगा कि इतना ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं, खत्म होता काहे ने है? फिर भी 21%। दादों के जमाने में 21%, आज भी 21%। क्या राज है? राज है पृथ्वी पर पौधा की उपस्थिति। आप जितना लेते हैं पौधा उतना छोड़ देते हैं। हम जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना पौधा छोड़ देता है वायुमंडल में, और 21 का 21% बना रहता है। पौधों का रहना इस पृथ्वी पर जंतुओं के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। लेकिन पौधे रहेंगे उसके लिए उन्हें पोषक तत्व चाहिए, पौधे को भी पोषक तत्व चाहिए। और पौधों को अपने स्वस्थ जीवन जीने के लिए
17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और पौधे को 17 पोषक तत्व में सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता है, सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता है, वो कौन है? नाइट्रोजन। पौधे को स्वस्थ जीवन जीने के लिए 17 पोषक तत्व चाहिए। 17 पोषक तत्व में जो पौधे को सबसे ज्यादा चाहिए वो क्या है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए। तो आपको लगेगा कोई दिक्कत नहीं, 78% नाइट्रोजन रखे हम लोग किस लिए? पौधे के लिए ही। पौधा ले नाइट्रोजन जितना लेना है, लेकिन पौधे वायुमंडल के 78% स्वतंत्र नाइट्रोजन को लेने में सक्षम नहीं है। पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। पौधे वायुमंडल से सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। बाकी 14 जो बच गया, 14 पोषक तत्व पौधा केवल मिट्टी से ही ग्रहण करेगा। 17 पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। बाकी 14 पोषक तत्व पौधे कहां से ग्रहण करते हैं? मिट्टी से। नाइट्रोजन भी पौधे को चाहिए, मिट्टी से, वायुमंडल से नहीं। सबसे ज्यादा जरूरत है नाइट्रोजन को, कोई कमी भी नहीं है ऊपर में, लेकिन वे पौधा लेगा ही नहीं। क्यों? उतनी शक्ति है ही नहीं। तो प्रकृति उतार दिया किसको? बैक्टीरिया को। ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं हमारे प्रकृति में जो वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को, वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट, ठीक है, और नाइट्राइट, NO2 को क्या पढ़ते हैं? नाइट्राइट। और इसे क्या पढ़ते हैं? NO3 को क्या पढ़ते हैं? नाइट्रेट। NO2 को क्या पढ़ते हैं? प्रकृति में ऐसे कई बैक्टीरिया है जो वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं और फिर मिट्टी से पौधे का जड़ इसे क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। और यह कार्य कौन करता है? नोट में ऐसे बैक्टीरिया के नाम भी दिए हुए हैं, एक बार आप पढ़िएगा। सभी ट्री आयरन ले सकता है? बिल्कुल मेरे दोस्त, सभी ट्री आयरन ले सकता है, मिट्टी से ही ले सकता है। अमित कुमार सिंह, रितेश आर्यन, तेरा यार थानेदार, नाम लिख ले हैं दोस्तों। नाम मत लिखिए, ये सब चीज मत लिखिए, ये सब चीज मैट्रिक इंटर वाला सब लिखता है। एक ग्रेजुएट व्यक्ति को इस तरह का चीज सब लिखने हमको नहीं लगता कि ये गंभीरता की निशानी है। क्या दरोगा बनना रुतबे की बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। दरोगा इसलिए नहीं सरकार बनाया जाता कि रुतबे दिखाएगा मेरा बचवा सब, बल्कि इसलिए कि ताकि नागरिकों में सुरक्षा की भावना विकसित हो और वे सुरक्षित रहे। आपके वर्दी से लेकर आपके रिवॉल्वर तक जो खरीदा जाएगा उसमें एक एक जनता का एक एक रुपया लगा हुआ होगा दोस्तों। इसलिए गंभीरता पेश करिए,
जो नाम है उसी नाम को रखिए। तेरा यार थानेदार सुनने में अच्छा लगता है। नहीं, मैट्रिक इंटर वाला सब लिखता है तो चलो भाई, मैट्रिक इंटर वाला सबका दिमाग उस लेवल का रहता है, अभी बहुत कुछ उसे समाज के तौर तरीकों को सीखना है। लेकिन जब आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपसे अपेक्षा की भी है कि आप ग्रेजुएट की तरह व्यवहार करें, गंभीरता पूर्वक व्यवहार करें। क्लियर हो गया? आजकल तो वर्दियों पिन के रील सब बनाता है, ठीक है। हाँ, अब कुछ तो दरोगा सब ऐसा रील बनाएगा कि लगता है वर्दी बापे के पैसा से खरीद कर लाया है। मतलब दिखाएगा वर्दी का रौब तुम क्या जानो। अरे वर्दी का रौब क्या जाने, एक एक नागरिकों का पैसा लगा हुआ है, तुम रौब दिखा रहा है। वास्तविकता यही ना है जी दोस्त। चाहे वेतन हो कुछ भी हो, आपको मिलता है कौन? टैक्स के पैसे से। अब टैक्स का पैसा एक एक नागरिक देता है। नागरिक को देखकर सलाम ठोको, रौब मत दिखाओ। सही में कहता है, उस सब चीज से बच के रहना है। रील सब क्या है, सब छोटा दिमाग का आदमी। कभी कभी छोटा दिमाग वाला आदमी भी दरोगा बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। उसको शुरू शुरू में तो मजा आएगा, अब बाद में सुसाइड कर लेगा। ऐसा हुआ भी कई बार हुआ है। प्रेशर इतना वो समझ नहीं सका। वैसे आप लोग बात नहीं करें, बिहार में तो उतना प्रेशर लेकर आदमी हर हमेशा चलता है क्या? क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझे, प्रकृति में अपघटक के कार्य को समझे। ये दोनों ही काम बड़ी महत्वपूर्ण है बैक्टीरिया के। अगर ये कार्य नहीं हुआ तो क्या लगता है प्रकृति बचेगी? बचेगी? नहीं बचेगी, मिट जाएगी कि नहीं मिट जाएगी? अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हुआ तो पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिल पाएंगे। अगर अपघटन का काम नहीं हुआ तो पृथ्वी लाशों के ढेर से भर जाएंगे। लेकिन बैक्टीरिया और भी कई कार्य करते हैं, जानते हैं? हमारे बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है? ये बैक्टीरिया हमारे किस आंत में रहते हैं? बड़ी आंत में। बड़ी आंत वही जगह है जहां अपच भोजन कुछ समय के लिए स्टोर होता है, फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। और यह बैक्टीरिया बड़ी आंत में रहकर बड़ी आंत के हानिकारक सूक्ष्म जीवों को खाकर हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है। तो बैक्टीरिया कुछ जातियां मानव शरीर में हैं। बैक्टीरिया की कुछ जातियां मानव के शरीर में है जो हानिकारक नहीं बल्कि क्या है? लाभदायक। जैसे ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया कहां पाए जाते हैं? या बड़ी आंत में कौन बैक्टीरिया पाए जाते हैं? ई कोलाई, जिसका काम है कि अपच भोजन के साथ जो हानिकारक सूक्ष्मजीव आ गए हैं, हानिकारक सूक्ष्मजीव आ गए हैं, उसको खाकर हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना। उसको खाकर हमारे क्लियर? कोई दिक्कत? आगे आपको पता है कि गाय भैंस ये सब घास खाते हैं और बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या हुआ, क्या हंस रहे? चलिए, अब कुछ लोग को गड़बड़ लग गया दारोगा के बारे में जो बोले हैं। गड़बड़ लग गया तो क्या करेंगे? बात तो संविधान की माननी पड़ेगी। और संविधान में जनता जिंदाबाद है, उसमें भी अभी इलेक्शन चल रहा है क्या? अब मोदी सरकार तो कहेगा नौकरी नहीं, 20 लाख का लोन देंगे सबको। हम चाहते नौकरी फुकरी सब कुछ हट जाए, सब बिजनेस ही करे, सब करोड़पति हो। ये हमें सोचना। पढ़े कि न घोषणा पत्र? नहीं पढ़े? पढ़ लीजिएगा, आप लोग तो जागरूक जनता है जी। खैर, राजनीतिक बात नहीं करेंगे अभी, कब क्या वायरल हो जाए कहना मुश्किल, ठीक है। हाँ, ई कोलाई तो गाय, बकरी, कुत्ता नहीं सॉरी,
ये सब घास खाते हैं और बड़ी ज्यादा एनर्जी प्राप्त करते हैं, है कि ना है। लेकिन मानव घास नहीं खा सकता। मानव घास खाएगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नहीं पचेगा, घास के रूप में ही निकल जाएगा, पचेगा ही नहीं। क्योंकि घास में जो है कौन कार्बोहाइड्रेट होते हैं? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट को पचाने की क्षमता मानव में। लेकिन जो मवेशी घास खाते हैं वे सेलुलोज को पचाने की क्षमता रखते हैं, और घास खाने वाले जीव घास के सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट को पचाने की जो क्षमता रखते हैं वो बैक्टीरिया के कारण। घास खाने वाले जितने भी जीव है उसके आंत में कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं जो किसको पचा देता है? तो हर घास खाने वाले जानवरों के आंत में, अमाशय में खास प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं जिनमें सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट को वो बैक्टीरिया पचाने में उन जानवरों को मदद करता है। वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में नहीं है, नहीं तो हम लोग भी घास खाकर उसे पचाने की क्षमता रखते। तो बैक्टीरिया का चौथा लाभदायक काम है कि ये घास खाने वाले जीवों के घास के सेलुलोज को पचाने में मदद करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो बैक्टीरिया जो मवेशी, घास खाने वाले मवेशी के आंत में है उसको निकाल कर हम अपने पेट में डाल देंगे और उसके बाद घास को पचा लेंगे। दोस्तों, यहां पर वो बैक्टीरिया को निकाल कर मानव के आंत में दे दिया जाएगा, नहीं रह पाएगा। एक अनुकूलन शब्द आप सुने होंगे। इस बैक्टीरिया का अनुकूलन मवेशियों के आंत में ही है। जिस तरह पेंगुइन को मुसल्लफपुर हाट लाने पर पेंगुइन रास्ता में दम तोड़ देगा दोस्तों, वही हाल ही बैक्टीरिया का होगा मानव के आंत में डालने पर। तो ये बैक्टीरिया से हम काम नहीं चला सकते। बैक्टीरिया का और भी कई फायदे हैं, आप पढ़िए। बैक्टीरिया से दूध से दही को बनाया जाता है। कौन बैक्टीरिया जी? लैक्टो। बैक्टीरिया से राइपेनिंग का कार्य लिया जाता है। किसका? राइपेनिंग। पनीर और मक्खन में विशेष प्रकार के सुगंध को भरना क्या कहलाता है? राइपेनिंग कहलाता है। राइपेनिंग किसके सहायता से करवाया जाता है? बैक्टीरिया के सहायता से। मक्खन और पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी भरना राइपेनिंग कहलाता है। और राइपेनिंग का कार्य किस सूक्ष्म जीव के सहायता से होता है? बैक्टीरिया के द्वारा केवल मक्खन और पनीर के ही सुगंध को नहीं बढ़ाए जाते हैं, बल्कि चाय पत्ती और तंबाकू के भी सुगंध को बढ़ाए जाते हैं। आप तंबाकू के भी ढेर सारी क्वालिटी देखे होंगे। कुछ तंबाकू इतने ज्यादा खुशबूदार होते हैं, खाएगा यहां सुगंध मारेगा एकदम 400 मीटर दूर। क्या जी? हाँ, रजनीगंधा जो खाते हैं पता चले। आप लोग टेंशन नहीं ले, खैनी खाने वाले बिरादरी से बात हो रही थी, ठीक है। वैसे खैनी खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरी बात है। क्या? तो तंबाकू जो उच्च क्वालिटी के होते हैं, जो काफी ज्यादा सुगंधित होते हैं, जानते हैं, उसे बैक्टीरिया के सहारे ही सुगंध को इनहेंस किया जाता, बढ़ाया जाता। चाय पत्ती जो बड़े महंगे होते हैं, सुगंधित होते हैं, बैक्टीरिया के सहायता से उसे सुगंधित किया जाता है। चाय पत्ती और तंबाकू में सुगंध भरने के प्रक्रिया को टैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैनिंग। बैक्टीरिया के सहायता से चाय पत्ती और तंबाकू में सुगंध को बढ़ाना टैनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टैनिंग। मक्खन और पनीर में सुगंध को बढ़ाना क्या कहलाता है? राइपेनिंग। और सबसे बड़ा लाभ
कि वर्तमान समय में 90% से भी अधिक एंटीबायोटिक जीवाणुओं से बनाए जा रहे हैं, बैक्टीरिया से बनाए जा रहे हैं। यानी बैक्टीरिया मेडिकल इंडस्ट्री का रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। वर्तमान समय में अधिकांश एंटीबायोटिक 90% से, और टैनिंग क्यूरिंग एक प्रक्रिया आ गया है, मिस्टेक्स, क्यूरिंग, टैनिंग होगा, और ये चमड़े सॉरी हाँ क्यूरिंग कहते हैं। और टैनिंग जो है ना, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा से, लेकिन ये किससे संबंधित है? चमड़ा जिससे लेदर बनाए जाते हैं। तो चमड़ा जो होता है मवेशियों का, उसमें भी बहुत बदबू होती है। पहले उस बदबू को दूर करके फिर उसे उपयोग लायक बनाया जाता है। चमड़े की भी बदबू को दूर करने में बैक्टीरिया की सहायता ली जाती है, जिसे क्या कहते हैं? टैनिंग। टैनिंग का संबंध किससे है? और तंबाकू, चाय पत्ती में सुगंध बढ़ाना क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक्टीरिया के मदद से तंबाकू और चाय पत्ती में सुगंध बढ़ाना क्या कहलाता है? बैक्टीरिया के मदद से चमड़ों से दुर्गंध को हटाना टैनिंग कहलाता है। क्लियर? अब मक्खन पनीर में सुगंध बढ़ना रैपेनिंग कहलाता है। इन सभी कार्यों में किसका इस्तेमाल होता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का लाभ देख लिए, समझ में आया कि नहीं? 2 प्रमुख लाभ है, प्रकृति के अपघटक और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। प्रकृति का अपघटक और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये 2 प्रमुख कार्य है। तो बैक्टीरिया के लाभ पर हम चर्चा कर लिए दोस्तों। अब अगले क्लास में हम बैक्टीरिया के हानि पर चर्चा करेंगे। क्लास को देते यही विराम। दोस्तों समझ में आया कि नहीं? बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है ना? तो जहां तक पढ़ा दिए वहां रिवीजन करिएगा, प्रश्नों पर जाइएगा, पहला और दूसरा चैप्टर का रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के शानदार क्लास में, ठीक है? चलिए, बिक्कू कुमार, मनीष कुमार, राहुल कुमार दास, राजा कुमार, साग कैसे खाते हैं? साग को बनाकर खाते हैं जी, क्या जीरा का फौरन मार कर खाते क्या? अच्छा, वो घास का पूछ रहा है सेलुलोज के पास से। अच्छा, समझे नहीं।